ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। यस। अच्छा, हम क्या करते हैं, जब हम कोई रिक्वेस्ट लिखते हैं ना, मैं लिखता हूँ व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब मैंने ये अभी लिखा है, जो चीज़ लिखी है ना, जो जो जितनी भी आपको वेबसाइट के ऊपर नजर आ रही है चीज़ें, ये क्या है, ये फ्रंट एंड है। जब जैसे मैं इंटर हिट करता हूँ तो ये अब जाती है रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर। दुनिया में जो गूगल का सर्वर है वो फिर आपको डिफरेंट सर्वर से सर्च करके बताते हैं कि ये प्रोग्रामिंग, ये चीज़ पढ़ी है प्रोग्रामिंग के बारे में, ये लेक्चर पढ़ा है, ये जो है वेबसाइट है, ये है वो है। तो ये सारी रिक्वेस्ट जो हमारी यहाँ से जाती है, वो बैक एंड बेसिकली डेवलपर उसको हैंडल करते हैं, या उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कोड होता है, वो बैक एंड डेवलपर लिखते हैं। अभी तक हमारा जितना भी काम चल रहा है ना, वो किस में चल रहा है, फ्रंट एंड में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको चीज़ नजर आ रही है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आपको एक पॉपअप आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह मैं इसके ऊपर इसको लाइक, जैसे कि अगर ये कैलकुलेटर है तो ये बेस्ट एग्जांपल है फ्रंट एंड की। ठीक है, ये इधर ब्राउजर के अंदर ही कैलकुलेशन हो रही है, ये बैक एंड पे नहीं जा रही। तो इस किस्म की जो अब कैलकुलेशन है, क्योंकि अभी हमने एचटीएमएल पढ़ी, एचटीएमएल में कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं था। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते थे, अपनी वेबसाइट की पेज का बेसिक स्केलेटन डिफाइन करते थे कि इसमें इतनी हेडिंग्स होंगी, इसका एक टेबल होगा, इसमें एक लिस्ट होगी, इसमें एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, इसके अंदर ये चीजें होंगी, यानी कि स्केलेटन जो हम डिफाइन करते थे वो एचटीएमएल में। फिर जब स्केलेटन डिफाइन किया तो हमने कहा कि अब इस स्केलेटन को हम थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो फिर हम सीएसएस की तरफ आ गए। सीएसएस में हमने सीखा कि हमने किस तरह किसी हेडिंग का कलर देना है, हमें किस तरह किसी हेडिंग की पैडिंग देनी है, हमने किस तरह टेबल को डिफाइन करना है। और जब हमने सीएसएस थोड़ी बहुत सीख ली तो हमें लगा कि यार सीएसएस तो फिर सीखते रहे तो फिर बहुत एक्सपीरियंस चाहिए हमें इसको अच्छे से प्रॉपर खूबसूरत डिजाइन बनाने के लिए। फिर हमने कहा कि यार डोंट वरी अबाउट दिस, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। वो आपको बहुत सारे फीचर बिल्ट इन प्रोवाइड कर देती है। जस्ट आप एक दो वर्ड लिखते हैं और आपको पूरे का पूरे वो अच्छे से डिजाइन हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर हमने कहा कि चलो जी चले जाते हैं उसकी तरफ, बूटस्ट्रैप की तरफ चले जाते हैं। तो बूटस्ट्रैप ने हमारा काम और आसान कर दिया। ठीक है ना, तो बूटस्ट्रैप तक, HTML CSS बूटस्ट्रैप तक अभी हम जितना भी काम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, डिजाइन के अंदर काम कर रहे थे। हम अपनी चीजों को खूबसूरत बनाना चाह रहे थे, हम चाहते थे कि इनकी लुक एंड फील अच्छी हो जाए। अब हमने अपनी वेबसाइट के अंदर जान डालनी है, हम चाहते हैं कि वेबसाइट अब कैलकुलेट कर सके कुछ। ठीक है, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन हो सके। वो अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अब कुछ और गलत टाइप करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे मैं अब टी टाइप करता हूँ, टी नहीं, एस टाइप कर रहा हूँ, क्यू टाइप कर रहा हूँ, तो वो हमारी वैलिडेट, अब मैंने क्यू टाइप किया लेकिन उसने क्या ड्रा कर दिया यहाँ पे, स्क्वायर रूट। मैंने यहाँ पे एस टाइप किया, उसने क्या कर दिया, साइन। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये हम किसके जरिए हैंडल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के जरिए। यानी जावास्क्रिप्ट अब हमारे ब्राउजर के अंदर क्या डालेगी, जान डालेगी, उसके अंदर रूप होंगे हम। पहले तक वो जो हमारी थी डेड बॉडी थी, खूबसूरत सी डेड बॉडी बनाई, अब हम उसमें रूप होंगने जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब वो डेड बॉडी के ऊपर हम एक्टिविटीज करेंगे तो हमें एक्टिविटीज को रिस्पॉन्स करे। हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें तो कुछ फिनोमेना हो जाए। ठीक है, जब हम माउस उसके ऊपर लेके जाएं तो कोई कलर चेंज हो जाए। हम चाहते हैं कि जब हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करें तो कैलकुलेशन हो जाए। तो ये जो चीजें सारी जो काम कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट के जरिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक फंडामेंटल टेक्निक्स बताई थी। सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला जो काम करते हैं ना, जैसे कि आज I2C की लैब है, फॉर एग्जांपल I2C, तो सबसे पहले हम उसकी एक डायरेक्टरी बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, जैसे मैंने I2C का एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, VS कोड में जाते हैं, और VS कोड के अंदर ना हम क्या करते हैं, उस फोल्डर को ओपन करते हैं। जैसे कि ये मेरा ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और I2C वाला फोल्डर जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा फोल्डर अब ओपन हो गया। अब जितनी भी फाइलिंग करनी है मैंने इसके अंदर करनी है। ठीक है ना, ये I2C के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा index.html। इंडेक्स भी दे सकते हैं आप, कोई और नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने HTML की फाइल बना दी। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई CSS की फाइल बनानी है, जैसे कि style.css की फाइल बनानी है, मैंने CSS की फाइल बना दी। मैं चाहता हूँ मुझे जावास्क्रिप्ट की भी फाइल चाहिए, JS जावा sc.js। जितनी भी फाइल बनानी है टोटली अप टू यू, आप बनाते जाएं। ठीक है, अभी हमने HTML की फाइल बनाई है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली HTML के अंदर हम पहले पहले इसका बेसिक कोड लिख लेते हैं जिस तरह हम ऑलरेडी लिखते आ रहे हैं।
ये अभी मैंने बेसिक स्केलेटन अपनी वेबसाइट का बना लिया और मैं जाके जरा इसको ओपन भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी फाइल जो वेबसाइट ओपन हो गई है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हमने CSS लिखना है तो हम कहाँ पे लिख सकते हैं? CSS लिखने की हमने कहा था 3 जगह होती हैं वैसे CSS लिखने की। इनलाइन, यानी कि किसी टैग के ऊपर आप लगाना चाहें, जैसे कि मैं कहता हूँ H1 हेडिंग है और मैं लिखता हूँ दिस इज माई हेडिंग। ठीक है, इनलाइन होता है कि जब आप किसी टैग के ऊपर डायरेक्ट CSS लिखते हैं। इसके अलावा एक इंटरनल CSS होता है जो आप हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल CSS जो आपकी एक्स्ट्रा CSS की फाइल बनाते हैं और उस फाइल को लिंक कर देते हैं अपने HTML की फाइल के साथ। ये हमारा डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल हमने कुछ ऐसा CSS लिखना है जो मल्टीपल HTML पेजेस के ऊपर हमने यूज करना है, तो हम उसकी अलग फाइल बनाएंगे। अगर कोई ऐसा CSS हमें चाहिए सिर्फ जो एक ही फाइल के अंदर हमने यूज करना है, तो ऑफकोर्स हम उसको इधर ही लिख सकते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट भी इंटरनल हो सकता है, यानी इसी फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, हम उसकी अलग JS फाइल भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अगर आप इंटरनल लिखेंगे, अगर आप इसी फाइल के अंदर लिखेंगे, तो हमेशा आपने जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिखनी है? बॉडी के टैग्स के बाद। ठीक है, क्योंकि जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है वो टॉप डाउन लोड होता है, यानी पहले ये चीज लोड होती है, फिर ये इस तरह लोड होता आता है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो जावास्क्रिप्ट हम एंड पे चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हमारा पूरा HTML स्केलेटन बन जाए हमारी वेबसाइट का, उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर रूप होंगे हम, वो उस वक्त लोड हो। ठीक है ना? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का जो टैग है वो बाद में लिखते हैं बॉडी के। अच्छा, ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अब हमने क्या लिखना है? जावा का कोड लिखना है, जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और इसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले ना आपको जावास्क्रिप्ट की फंडामेंटल्स आनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल से सर मुराद है कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं जी। सर ये स्क्रिप्ट का टैग जो है ये हम हेड में भी तो दे सकते हैं ना वैसे, कहीं आप पे भी हेड रख में भी ले सकते हैं। सकते हैं, हेड में भी दे सकते हैं, हेड से पहले भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। बट मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये एक रिकमेंडेड वे है। डेवलपर्स कहते हैं, कम्युनिटी कहती है, जिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो कहते हैं कि आपने इसको अगर अच्छे से स्क्रिप्ट लिखना है तो आप इसको बॉडी के बाद लिखें। अदरवाइज लिख तो आप कहीं भी सकते हैं, हेड के अंदर नहीं, आप बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, आप HTML से पहले भी लिख सकते हैं, स्टैग से पहले भी लिख सकते हैं, चलेगा सही। ओके सर। ठीक है, ओके ग्रेट, जी सर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अभी हमें थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए कि हमने जिस तरह प्रोग्रामिंग C++ में पढ़ा था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं, एरे कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम थोड़ा सा उनको रिव्यू करते हैं। अगर आपने वेरिएबल बनाना हो ना, अच्छा, वेरिएबल बनाने से पहले हमारे पास ना दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। दो तरह की, कितनी तरह की होती हैं? दो। एक होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है स्टैटिक। स्टैटिक भी कहते हैं, स्टिक भी कहते हैं। स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें हमें वेरिएबल को डेटा टाइप बतानी पड़ती है, जैसे कि हम C++ में बताते थे इंट a, फ्लोट b। ठीक है, यानी कि हम लिखते थे फ्लोट x, इंट a। अब हम इसमें क्या करते थे, वेरिएबल को डेटा टाइप खुद बता रहे थे। तो ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं? स्टैटिक भी कहते हैं या स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इसके अलावा दो दूसरी टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, उसमें हमें वेरिएबल को आवाज डेटा कट टाइप रही नहीं है। बतानी पड़ती। आवाज कट रही है? नहीं कट रही होगी, आपकी तरफ प्रॉब्लम होगा, 4G आ रहा है मेरे पास तो। सही किसी आ और रही है बच्चे को आवाज भी सर। आवाज? नहीं सर आ हाँ, रही। आवाज ठीक है ना? सही है। ठीक है सर। अच्छा, अच्छा, दूसरी जो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, उसमें ये होता है कि हमारे पास हमें वेरिएबल की डेटा टाइप खुद नहीं डिक्लेयर करनी पड़ती, बल्कि वो लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर होता है या कंपाइलर होता है वो खुद कर लेते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो है डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हमें वेरिएबल को डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। यानी कि मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ ना var a, अगर मैं इसको दूंगा ना 10, तो 10 अब क्या है? इंटीजर है। तो z वेरिएबल की डेटा टाइप क्या बन जाएगी? इंटीजर। अगर इसको मैं देता हूँ 10.5, अब ये मैंने इसको कौन सी वैल्यू दी है? फ्लोट। तो अब z वेरिएबल की कौन सी वैल्यू बन जाएगी? फ्लोट। डेटा टाइप इसकी क्या होगी? फ्लोट। इस तरह अगर मैं इसको डबल कोट्स में कोई वैल्यू देता हूँ जैसे कि ये, तो अब इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। तो ये डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हमें वेरिएबल को डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वेरिएबल खुद जो है वो डेटा के हिसाब से अपनी डेटा टाइप खुद डिसाइड कर लेता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? ओके जी। यस सर। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने दो वेरिएबल बनाए, 10 बनाया और इस तरह एक और बना देते हैं z2, 20 बनाया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, लोड करूं इसको, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम, अच्छा, एक और भी चीज इसके साथ साथ बताता हूँ। इसके अलावा जब भी हमने
जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं ना तो इंस्पेक्ट में जाके इसका सारा काम इसमें होता है, यानी कि इसकी टेस्टिंग करनी है, हमने इसको चेक करना है, ठीक है। वो सारे काम हमने कहाँ पे करने हैं, कंसोल में, यहाँ पे कंसोल के अंदर सारा काम होना है। जावास्क्रिप्ट की जितनी टेस्टिंग होगी, जितनी भी इसकी हम उसको चेक करेंगे, इसको सारा आउटपुट लेंगे, वो इधर ही करेंगे। अच्छा, अब Z1 प्लस Z2 है, अब मैं इनको सम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक सम वेरिएबल बनाता हूँ, हम करता हूँ Z प्लस Z2 और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आई। अब मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास क्या है, कंसोल। जैसे हमारे पास C++ में था सी आउट, इसमें क्या है, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल भी है और भी है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे एरर आ रहा है, ओहो, ठीक है। तो आप, अब मैंने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग भी है, एक और भी है वैसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी है, इसके जरिए भी आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब करेंगे ना तो ये आपको आउटपुट देगा इस HTML के अंदर, और जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे ना और उसको करेंगे तो ये हमें आउटपुट देगा इस कंसोल के अंदर। जब हम टेस्टिंग कर रहे होंगे ना, जितनी भी टेस्टिंग करते हैं वो फिर हम ये यूज करते हैं, क्योंकि हमने इधर जाके चेक कर लेते हैं ताकि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई आउटपुट ना आए। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें 30 आउटपुट आ रही है, ठीक है ना। ये 30 किसकी वजह से आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की वजह से आ रहा है, यानी कि अगर हमने आउटपुट लेना हो तो वो ये तरीकाकार है। और अगर हमने कंसोल के अंदर यानी कि बैकएंड पे चेक करना हो कि क्या हो रहा है तो वो हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है। ये है। इसी तरह कंसोल डॉट लॉग में करता हूँ एक और, आज की लैब जावा स्क्रिप्ट के नाम, ठीक है, और सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं देंगे तो आपको एरर आएगा, वो भी हम देख लेते हैं कैसा एरर आएगा। एक मिनट, मिस्टेक हो रही है। ये देखें, आज की लैब जावास्क्रिप्ट के नाम, तो आउटपुट में ये आ रहा है, ठीक है। तो कंसोल जो मैं यूज करूंगा थ्रू आउट आज, वो कंसोल यूज करूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वट एवर आप यूज करना चाहें, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी हमने देखा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, दो वेरिएबल को सम कैसे करना है। अब हम इसमें इफ कंडीशन लगाना सीखते हैं। हम कहते हैं कि दो वेरिएबल हैं, ठीक है, वैल्यू 1 10 है, वैल्यू 2 20 है, और मैं कहता हूं कि सम इनका है वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अच्छा, अब इसमें एरर भी आते होते हैं, ठीक है। अभी मैंने वैल्यू 1 ये डिक्लेयर नहीं किया, ये वैल्यू 1 था, यहाँ पे वैल्यू लिखा है। जब रिफ्रेश किया ना इसको, अच्छा अभी इसको मैंने यूज नहीं किया ना, अभी इसको यूज नहीं किया, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग सम, यानी कि मैं कंसोल के अंदर क्या डिस्प्ले करा रहा हूँ, सम। वो ये देखें, वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ये बता रहा है कि वैल्यू जो वेरिएबल है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसका नाम वैल्यू 1 था। तो ये भी एरर आते हैं जिस तरह उसमें आते थे। अच्छा, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि इफ सम इज ग्रेटर देन हो 10 की, इसकी कंडीशन, इफ कंडीशन ऐसे लगती है, ठीक है। ये आपको सारा चीजें पता है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम करते थे कंसोल लॉग ग्रेटर, वरना क्या हो, लेसर, ठीक है। तो ये ग्रेटर आ रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, सम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, क्योंकि वो 10 और 20 जमा होकर पड़े हैं तो इसलिए ग्रेटर है, तो वो ग्रेटर आ रही है, ठीक है। इस तरह इफ कंडीशन ऐसे लगाते हैं। अगर मल्टीपल इफ एल्स लगानी हो तो उस तरह ही होती है, एल्स इफ सम लेसर देन 3, तो ये, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई है कि हमने वेरिएबल कैसे बनाने हैं, उनको मैनिपुलेट कैसे करना है, उसके ऊपर इफ कंडीशन कैसे लगानी है। इसी तरह अगर आपने फॉर लूप लगाना हो तो उसका तरीकाकार ये है, वार i इज इक्वल टू 0, i इज लेसर देन 10 i प्लस प्लस सोल डॉट लॉग i। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लूप की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, ये लूप की वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने लूप इस तरह लगाना है, अगर वाइल लूप लगाना तो वो भी तरीकाकार ऐसे ही है, इंट ओ सॉरी var i is equal to 0 while i lesser than 10 console dot log i और i प्लस प्लस। तो ये देखें इसकी वैल्यूज आ रही है। वाइल लूप भी वैसे ही है जैसे हमने C++ में लगाया था, ठीक है। अब इसमें फंक्शन बनाना सीखते हैं। फंक्शन बनाने के लिए इसमें ना हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद होता है फंक्शन का नेम। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ABC है, इसके बाद ये ब्रैकेट्स होती हैं और इसके बाद इसकी होती है बॉडी,
ठीक है, अब इसमें लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग आई एम, मैं जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन हूं और आपने मुझे कॉल किया है। ये उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसको रिफ्रेश करूंगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा? क्योंकि फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया। तो फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके इसका फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यानी कि एक तो बात ये है कि अब देखिए ये आउटपुट आ रहा है कि जब हम फंक्शन लिखते हैं तो जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे, चाहे वो पहले कॉल करें या चाहे वो बाद में कॉल करें, कॉल हो जाता है। आई थिंक यस हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं मैटर करता, बस वो चलेगा तभी जब हम उसको कॉल करेंगे। और कहीं भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के टैग, इवन कि मैं बॉडी में लगा के भी उसको कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ एबीसी, इधर भी कॉल हो जाएगा। एक मिनट, इसमें एरर है, एबीसी नॉट डिफाइंड। हाँ सॉरी, इसको फिर ऊपर लिखना पड़ेगा, इस डॉक्यूमेंट, इस कोड को फिर इसके ऊपर लिखना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। बस आपने अगर अलहदा टैग्स में कॉल करना है तो उसको देख लेना कि आप पहले कॉल करें या बाद। अब इसमें नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा था? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जब मैंने ये काम किया तो नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा था? ये नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? सर वो ऊपर कॉल कर रहे हैं फंक्शन। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने बताया है कि एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट है वो टॉप डाउन लोड होता है, पहले हेड होता है फिर बॉडी, इस तरह लोड होता है। तो जब वो ये लोड हुआ तो हमने तो कॉल किया हुआ था, तो वो तो बाद में डिफाइन किया हुआ था, तो इस वजह से वो एक इशू आ रहा था। ठीक है, ग्रेट। इस तरह हम फंक्शन, अगर हमने फंक्शन को कोई वैल्यू पास करनी हो तो वो वैल्यू भी पास कर सकते हैं। वो कैसे, वो जरा देखते हैं। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू पास करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वैल्यू, जब हम इसको वेरिएबल पास करते हैं ना स्टूडेंट, तो इसको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती इधर। ये बड़ी मजे की बात है इसकी, ठीक है ना। और मैं वैल्यू इसको प्रिंट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसको कॉल करता हूँ एबीसी, और मैं कहता हूँ दिस इज माई वैल्यू। मैंने वैल्यू पास की तो ये देखें वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। हालांकि ये देखें, यहाँ तक बात की समझ आ गई है। अब अगर इसी को मैं, इसकी बड़ी मजे की बात ये है, अब इसको अगर मैं कोई इंटीजर देता हूँ 15, तो ये 15 को प्रिंट कर देगा, ये देखें। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं कि जावास्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही है जैसे सी प्लस प्लस थी। ठीक है, अभी तक जितनी हमने देखी वैसी है, जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। रिटर्न करानी है, आप रिटर्न भी करा सकते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न कराना चाहता हूँ 25, ठीक है, तो इस तरह आप करा सकते हैं वी आर, ये ठीक है, और इसको बेशक आप कंसोल करा लें। ये देखिए रिटर्न भी वैसे होता है जैसे उसमें होता था, बस इसमें रिटर्न टाइप बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये खुद डेटा टाइप खुद डिसाइड करती है। तो जो रिटर्न करेंगे उस हिसाब से उस वी वेरिएबल की वही डेटा टाइप बन जाएगी। तो अभी तक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। सर ये जो अभी पहले थोड़ी देर पहले एरर आ रहा था सर, वो फिर क्या था? क्या, कौन सा एरर? सर ये एबीसी जो अभी मतलब नहीं डिफाइन हो रहा था, हाँ, आपने फंक्शन नीचे बनाया हुआ था। वो इसलिए आ रहा था कि देखो ना, हमने बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे ना तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि ये काशिर ये ना टॉप डाउन लोड होता है। जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट होता है ना, सबसे पहले ये वाला टैग डाउनलोड होता है, फिर क्योंकि ये वेबसाइट किसी सर्वर पे पड़ी होती है एक्चुअल में, तो वो ब्राउजर में जब ओपन होती है तो ये सारी चीजें उसमें डाउनलोड होती हैं, लोड होती हैं। तो ये टॉप डाउन जब वो यहाँ पे आया, अभी 7 लाइन पे आया, तो उसने कहा कि कॉल कर दो एबीसी फंक्शन को, और अभी एबीसी फंक्शन बना ही नहीं है, क्योंकि वो तो तब बनेगा जब ये वाला स्क्रिप्ट का टैग लोड होगा। तो ठीक है सर। ठीक है, सर फंक्शन जहाँ पे कॉल करते हैं वहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग अलग से लगाना पड़ता है? नहीं जरूरी नहीं है। अब देखो इसमें तो मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है ना, इसी स्क्रिप्ट के अंदर ही कॉल किया हुआ है, ये देखें। देखे ना, इसी में कॉल किया हुआ है ना मैंने, स्क्रिप्ट इसी स्क्रिप्ट के अंदर। जरूरी नहीं है, मैं वैसे बता रहा था कि आप कहीं और स्क्रिप्ट का टैग लिख के भी वो कोड एक्सेस कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही है कि आप सर ये एक जावास्क्रिप्ट दफा का जो कोड है। सर एक दफा ये चला के दिखा दे, ये वाली चीज जो आपने लिखी है अभी। ये इसका आउटपुट आ रहा है, ये इसका आउटपुट इधर आ रहा है। अब देखो जरा ना, हमने सबसे पहले एबीसी फंक्शन कॉल किया, उसको 15 पास किया, वीए के अंदर 15 आया, वो वैल्यू, सॉरी ये पहले तक आ लें, यहाँ हमने एबीसी कॉल किया, ये कॉल हुआ, इसको 15 पास किया, इस वेरिएबल के अंदर 15 आया, और 15 हमने क्या कर दिया, कंसोल, तो ये 15 कंसोल हो गया।
फिर हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया 20। जो रिटर्न कर रहे हैं वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं, इस VA में, और उसको बाद में हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं VA, और उसके बाद उसकी वैल्यू 20 जो है वो प्रिंट हो रही है। तो इस तरह ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल नहीं है, ये है ही नहीं, तो ये ऐसे चलेगा, जस्ट 15 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको अगर फॉर एग्जाम्पल आर्गूमेंट में पास करता हूँ VR15, ठीक है, तो ये वही प्रिंट हो रहा है, ये देखें, ठीक है। जो फंक्शन को पास करूंगा उसके ऊपर वही ऑपरेशन हो रहा है। तो इस तरह हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। इतनी बात की समझ आ गई है? जी सर सर, आ जो अभी गई आप है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना, जावास्क्रिप्ट में कंडीशन लगाना, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को सम मल्टीप्लाई डिवाइड करना, और वेरिएबल्स और जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बना के कॉल करना, ये समझ आ गई है? जी गुड। सर, ये आ गई अब है। जावास्क्रिप्ट अगर आपने कोई लिस्ट बनानी हो ना तो वो इस तरह बनती है। जावास्क्रिप्ट में ना एरे लिस्ट नहीं होती, एरे नहीं होती, उसको एरे नहीं कहते, इसको कहते हैं लिस्ट। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए आपको ना उसको साइज बताने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करते हैं, इस ब्रैकेट्स में लिस्ट दे देते हैं इसको, और हम उसको जब प्रिंट करते हैं तो पूरी की पूरी लिस्ट देखो प्रिंट हो रही है। और अगर आप इसकी देखें, इंडेक्सेस देखें ना, तो 0 इंडेक्स पे 5 पर है, 1 इंडेक्स पे 8 पर है। कुछ भी नहीं बताने की जरूरत, साइज बताने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज देंगे। और प्रिंट करने के लिए हमें लूप ही नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट पूरी की पूरी एरे देखो ये प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये देखें, ये देखें। इस तरह अगर इसका साइज मैं बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20, 35, 45, तो ये देखें। अभी तक मैं जो चीजें बता रहा था इसका मकसद सिर्फ इतना था कि हमें वेरिएबल, हमें जावास्क्रिप्ट की फंडामेंटल्स आ जाएं। जब भी हमें इसकी पता होगा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, इसमें एरे कैसे बनाते हैं, इसमें इफ कंडीशन कैसे लगती है, फिर उसके बाद हम जितना भी नेक्स्ट काम है वो इजीली सीख सकते हैं। तो दैट्स वाई ये अभी मैं आपको जस्ट रिफ्रेश करा रहा था कि ये C++ में और जावास्क्रिप्ट में बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो ये चीजें डोंट वरी, इंशाल्लाह विद टाइम जो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत बहुत क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इसके ऊपर मुझे आप आपसे पूछ लें। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी तरफ जा रहे हैं। अब हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, वो जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है ना, वो चाहे जावास्क्रिप्ट हो, चाहे C++ हो, C# हो, जावा हो, कोई भी पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर वो फीचर्स होते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम जावास्क्रिप्ट की इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। यहां तक कोई मसला है? मैं नेक्स्ट मूव कर सकता हूं? क्वेश्चन? ओके सर, समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी, आवाज कट रही है। सर जो भी यार, हमने सर ये बहुत पुराना सर मैसेज ये है जो सर। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी, क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? जो भी हमने जावास्क्रिप्ट को कलर वगैरह देने हैं, मतलब जो भी उसको ट्रेनिंग देनी है वो CSS में ही होगी उसकी भी। हाँ जी, CSS में ही होगी। अब ना जावास्क्रिप्ट के जरिए ना हम किसी HTML के जो टैग्स हैं ना उनको भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के जरिए हम, एक फॉर एग्जाम्पल आपने बॉडी के ऊपर कलर दिया हो ना रेड, आप जावास्क्रिप्ट के जरिए बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक हो तो उसका कलर रेड की बजाय ग्रीन हो जाए। तो ये जावास्क्रिप्ट के जरिए सारा होता है और अभी हम ये करेंगे। अच्छा, अब सर देखते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या। जी जी सर, वो इससे ये भी हो जाएगा ना सर कि अगर डिलीट तो वो कोई गलत वैल्यू डाल दी, जैसे माइनस कोई डाल दिए, तो वो भी इसी से ही हो जाएगा सही। हाँ, उसको कहते हैं वैलिडेशन। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि एक इनपुट बॉक्स हमने फॉर्म बनाया, उसमें हम एज पूछ रहे हैं, अब एज माइनस में नहीं होती, पॉजिटिव होती है, तो हम उसको अपनी जावास्क्रिप्ट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू दे तो उसको इंटर ना करने दे, या उसको मैसेज में डिस्प्ले कर दे कि आपने वैल्यू गलत इंटर की है। तो ये सर एक जावास्क्रिप्ट के दफा जरिए सारा। सर एक दफा रिटर्न वाला समझा दें सर दोबारा। अच्छा, जो हम फंक्शन बनाते हैं ना, ठीक है, जैसे मैंने अपने नाम से एक फंक्शन बना दिया और मैं कहता हूँ कि जब ये फंक्शन कोई कॉल करे तो उसको रिटर्न करे आई एम लईक खान। ठीक है, तो जब भी आप इस लईक फंक्शन को कॉल करेंगे ना
तो आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा और उस आप वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और स्टोर करने के बाद कोई भी ऑपरेशन करना है, फॉर एग्जांपल मैं कंसोल में लॉग प्रिंट कर देता हूँ, इसको कंसोल लॉग के अंदर इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए आई एम लाइक, ठीक है। तो रिटर्न से हमारा यही है कि कोई भी चीज़ रिटर्न करा सकते हैं फंक्शन से, जैसे उधर हम कराते थे C++ में। रिटर्न कराएंगे तो लाजिम बात है किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। जब वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी तो उसके ऊपर हम प्रिंट कराना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड करना है, उसको डिवाइड करना है, उसको किसी और फंक्शन को पास करना है, जो भी ऑपरेशन होगा वी कैन परफॉर्म। सर यहाँ तक बात जी। सर वेबसाइट से इनपुट किस तरह लेते हैं, मतलब कि वेबसाइट से इनपुट लेके वेरिएबल में किस तरह स्टोर करें? फॉर्म, जिस तरह फॉर्म्स नहीं पड़े, HTML फॉर्म्स, जी सर। तो वो उसमें फॉर्म्स के सर जरिए इनपुट लेते हैं। जैसे नहीं, अभी यहाँ पे वेरिएबल मैं में किस फॉर्म, तरह स्टोर करें? वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं जी वो अभी हम देखेंगे ना, वो भी हम देखेंगे ना, वो भी हम देखेंगे, अभी हमने नहीं देखा, वो अभी देखना है। अच्छा, उसी उसी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है। हम जितने भी, अब ये देखो ना, ये ब्राउजर है, इसके ऊपर जितने भी काम है ना, जैसे माउस में मूव कर रहा हूँ, माउस मूव हो रहा है ना, ये क्या है, इवेंट है। मैंने इक्वल के ऊपर क्लिक किया, ये एक इवेंट है। मैंने इसके ऊपर एक क्लिक किया, ये इवेंट है। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये एक इवेंट है। मैंने इसके अंदर आके कुछ कीबोर्ड से लिखा, ये इवेंट है। ये बहुत सारे इवेंट्स हैं, यानी कि की का प्रेस होना एक इवेंट है, की का रिलीज होना एक इवेंट है, और की का टाइप होना एक इवेंट है। इसी तरह मैं अपना जो माउस है वो इसके अंदर लेके आता हूँ, तो ये एक इवेंट है। इससे बाहर लेके जाता हूँ, ये एक इवेंट है, ठीक है ना। ये सारी जो एक्टिविटी यूजर जो परफॉर्म कर रहा होता है ना, इसको कहते हैं इवेंट्स। जैसे आप अपना मोबाइल यूज करते हैं तो आप स्क्रॉल करते हैं, तो वो क्या है, इवेंट है। अब आप तो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, पीछे ऐप को कैसे पता चलता है कि वो स्क्रॉल कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि जब आप माउस से स्क्रॉल करते हैं तभी वो चीजें मूव होती है ना, तभी आपकी फेसबुक ऊपर नीचे जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, उस एप्लीकेशन के अंदर वो एक इवेंट लगा होता है, वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि आप फिंगर को अप मूव कर रहे हैं या डाउन मूव कर रहे हैं। इसी तरह अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लगाएंगे। इवेंट क्या लगाएंगे कि यूजर ने क्लिक किया है या नहीं किया। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक इवेंट था, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर कुछ टाइप कर रहा हूँ, आई एम टाइपिंग कुछ, ठीक है, कुछ टाइप कर रहा हूँ इसके अंदर, ये सारे क्या है, इवेंट्स हैं। अभी हमने यही देखना है कि जावास्क्रिप्ट किस तरह इवेंट्स को यूज करके हमें फैसिलिटेट करती है डिफरेंट कामों में। उससे जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाना तो सबको आता होगा, ठीक है। फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म का टैग यूज करते हैं, और फॉर्म के टैग के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कोई एक इनपुट बना देते, जैसे कि इंटर वैल्यू और इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये, और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए एक टेक्स्ट फील्ड बन गया है, ठीक है, ये एक फील्ड बनी है। इसी तरह मैं एक और फील्ड बनाता हूँ, वैल्यू, और इसको मैं कहता हूँ टाइप टेक्स्ट। ये एक और टेक्स्ट बन गया, और इनमें थोड़ी सी ब्रेक कर देता हूँ, एक और भी, ये, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सीएसएस भी लगा सकते हैं, हम भी लगा देते हैं थोड़ा सा ना, वो बूटस्ट्रैप लगा देते हैं, बूटस्ट्रैप CDN, ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए हमारा फॉर्म। बूटस्ट्रैप मैंने कॉपी कर लिया। CDN का तो पता होगा ना सबको, इसकी क्लास है एक फॉर्म कंट्रोल की नाम से। क्या करती है, थोड़ा हमारा फॉर्म जो है ना, ये देखिए आप, थोड़ा फॉर्म जो है ना हमारा अच्छा हो गया है, प्रॉपर, मतलब अच्छा हो गया। पहले ना जब तक ये नहीं लगाया था तो अच्छा नहीं था। जी क्या पूछ रहे हैं? सर जो आपने लिंक ऐड किए दोबारा बता दें सर, कैसे किया? अच्छा, बताता हूँ, एक मिनट।
अब थोड़ा सा फॉर्म को डेकोरेट कर लूं, मैं आपको फिर बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक रो बनाता हूँ, इसको क्लास कॉल करता हूँ कंटेनर, और इसके बाद एक रो बनाता हूँ और उसमें एक सर कॉलम ये बनाता जो हूँ। सर ये जो क्लास सेम हो सकती है, आईडी सेम नहीं हो सकती सर, ये इसकी कोई खास वजह है? जी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्म मैंने अभी एक छोटा सा बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। इसमें मैंने 4 का साइज रखा है, इसको 6 कर देते हैं थोड़ा सा, और इसके एंड पे ना एक बटन लगा देते हैं, क्लास btn बटन लेकर और क्लिक मी। ये एक क्लिक मी का मैंने बटन लगा दिया और इसको मैं कर देता हूँ br। छोटा सा फॉर्म है और इसके ऊपर मैं एक हेडिंग भी डाल देता हूँ छोटी सी, लाइक 3 IM HTML फॉर्म। छोटा सा फॉर्म बनाया IM HTML फॉर्म, उसके अंदर 2 फील्ड्स हैं और एक उसके अंदर बटन है, ठीक है। और एक बटन के नीचे ना हम एक और एक लगाते हैं, एक और हम बनाते हैं छोटा सा अपना जो है एक रो बनाते हैं, ठीक है। इस ये रो कहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे, तो इसके अंदर हम एक और रो ऐड करते हैं, div क्लास रो, और इसमें हम करते हैं div डॉट कॉल डॉट md3 और div डॉट कॉल डॉट md, और इसमें हम एक हेडिंग लगाते हैं h3 के नाम से, और इसको हम इसके अंदर लिखते हैं आउटपुट। अभी जस्ट हम HTML का ही काम कर रहे थे, अभी हमने कोई और काम नहीं किया, सिर्फ HTML का काम किया है। हमने एक हेडिंग लिखी, उसके ऊपर हमने 2 फील्ड लगाए, उसके बाद यानी कि 2 इनपुट बॉक्स लगाए और एक बटन लगाया, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जहाँ एक क्वेश्चन है कि क्लास और जो आईडी है वो, क्या क्वेश्चन था, सॉरी रिपीट इट, कि सेम क्यों नहीं होते? यस सर, आईडी सेम नहीं होती, क्लासेस सेम हो सकती हैं, ये क्या वजह है? नहीं, क्लास सेम नहीं हो सकती। क्लास बेसिकली ना, असल क्लास का मकसद वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। आईडी क्या होता है? आइडेंटिटी। आईडी क्या होता है? आइडेंटिटी। हर इंसान की एक आइडेंटिटी होती है, उसके शनाख्ती कार्ड। या अगर हम ह्यूमन बायोलॉजिकल देखें तो हमारा जो थंब होता है हमारी आइडेंटिटी होती है, यूनिकली डिफाइन करता है। अब देखो ना, हम चाहते हैं कि हमारा जो हर टैग है ना, वो उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि अगर क्लासेस अगर है ना, तो क्लासेस फॉर एग्जांपल दो हेडिंग्स हैं, एक हेडिंग ये है ना, फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है और एक इधर हेडिंग कोई पड़ी है, तो उनकी अगर क्लास सेम होगी, जब उसके ऊपर मैं कोई जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा या कोई CSS लगाऊंगा ना, तो वो दोनों पे लगेगी। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फीचर भी होना चाहिए कि हम हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अगर हम एक चीज के ऊपर यूनिकली वो लगाना चाहें, मैं चाहता हूँ मैंने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लगाना है, इसके ऊपर हम इसके ऊपर लगाना है, तो मैं इसको आईडी के जरिए कॉल करूंगा, क्योंकि अगर क्लास के जरिए कॉल करूंगा, क्या पता किसी और की भी क्लास सेम हो, तो वो फिर उसके ऊपर भी वो फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी। तो वो इसलिए हम इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐसा रखते हैं जो यूनिक हो सबका। तो इसलिए जो आईडी होती है वो सबकी यूनिक होती है, और ये लैंग्वेज का फीचर है। ये जो HTML आपकी स्क्रिप्ट है ना, टैग्स है, ये उनका फीचर है। वो कहते हैं कि आईडी एक यूनिक चीज है, और क्लास बेशक अगर आप सेम रखना चाहें तो 2 की या 3 की रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फीचर होना चाहिए कि हम हर एक टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि जब हम उसके ऊपर फीचर्स लगाएंगे, तो अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो फिर फीचर लगाने में भी मसला होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास बटन 2 अलग 2 बटन है, मैं आप इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, बल्कि नहीं, वो मिसाल नहीं देता। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बटन है और इधर एक बटन दूसरा है, तो अगर उनकी दोनों की क्लास सेम होगी, तो और क्लास की बेस के ऊपर मैं इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट लगा रहा हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो ये काम हो जाए, ठीक है। तो क्लास जब सेम होगी तो फिर वो तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए मैं आईडी यूज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये काम हो जाए, ना कि दूसरे बटन पे। तो इस वजह से हम एक फीचर रखते हैं जो सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है, इसलिए जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। अच्छा, ओके सर। अब
सर ये आपने div क्लास कॉलम साइज 3 जो है ना, ऊपर एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, वो क्यों लिखा है? अच्छा, वो इसलिए लिखा है ये वाला ना, यस सर। ये असल में मैंने इसलिए लिखे कि मैं ना स्पेस देना चाह रहा था, ये वाली, ये 3 कॉलम मैंने कहा छोड़ दो और अगले 6 कॉलम है उनमें ड्रॉ करो। वो एक ऑफसेट वाला तरीका होता है ना, वो मुझे सिंटैक्स भूला हुआ था, तो मैंने कहा मैं फिर पहले 3 का गैप दे देता हूँ ना, ये पहले 3 का गैप है और फिर नेक्स्ट 6 के अंदर फॉर्म ड्रॉ हो रहा है। इसी तरह इसमें भी पहले 3 का गैप है और नेक्स्ट 6 में आउटपुट वाला जो ये आ रहा है, समझ आइए। ठीक है सर, ठीक है। अब ना मैं अब इस आउटपुट वाले जो H3 है इसको एक आईडी देता हूँ। आईडी क्यों दे रहा हूँ? ताकि मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए इस टैग के जो अंदर टेक्स्ट पड़ा है ना, ये वाला, इसको मैं रिमूव या ऐड कर सकूं। ठीक है, आईडी क्यों दे रहा हूं? ताकि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इस टैग को क्या कर सकूं, एक्सेस कर सकूं। इसी तरह मुझे ना अब नेक्स्ट जो चीज है ना, हम बटन के ऊपर क्या लगाएंगे, इवेंट। क्या लगाएंगे बटन के ऊपर? इवेंट। इवेंट क्या लगाएंगे? हम चाहते हैं कि जब इसके पे क्लिक हो तो ये दोनों वैल्यूज ले और सबमिट और सम करके कहां पे डिस्प्ले कर दे, यहाँ पे। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पे जो 2 वैल्यू इंटर फाइल में 55 इंटर किया, यहाँ पे मैंने 44 इंटर किया। जब हम क्लिक मी पे क्लिक करें तो क्या हो, दोनों वैल्यू सम होके यहाँ पे आ जाएं। ये हमारा पर्पज है। तो मैं चाहता हूँ कि अब जरा देखो, ये हम इंटर कर रहे हैं, ये हो रही है, ये भी इंटर हो रही है। अब मैं चाहता हूँ जब क्लिक मी के ऊपर क्या हो, क्लिक हो, ये एक बटन है जिसके ऊपर क्या हो, क्लिक, तो मेरा इवेंट किस पे लगेगा, किस पे लगेगा इवेंट, बताए ना? ऑन क्लिक ऑन क्लिक वाले बटन पे। ठीक है, यानी कि मैं जब इस पे क्लिक करूं तो मैं बेसिकली चाहता हूं कि जब क्लिक करूं तो क्लिक वाला इवेंट क्या हो, डिटेक्ट हो। क्या हो? डिटेक्ट। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, उसके लिए तरीकाकार है, इवेंट लगाने का जो तरीकाकार है वो ये है। उसके लिए लिखेंगे ऑन क्लिक, और जब भी हमने किसी भी उसके ऊपर इवेंट लगाना हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो इमेज हो, जब भी हमने ऑन क्लिक का इवेंट लगाना है वो इस तरह लगेगा। अगर आपने ये लिस्ट देखनी हो कि कितनी तरह के इवेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिस्ट। ठीक है, वो आप ना इस वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। ये जैसे कौन कौन से इवेंट्स हैं, जैसे कि ऑन क्लिक का है, ऑन चेंज का है, ऑन माउस ओवर का है, यानी जब माउस ऊपर जाए तो, ऑन माउस आउट का है, ऑन की अप डाउन, ये डिफरेंट है। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट होगी यहाँ पे भी, ये बहुत सारे हैं। ये सारे यूज नहीं करने जा रहे, लेकिन हम ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम यूज करते हैं। मैं अभी आपको एक प्रॉब्लम दे के बताऊंगा भी सही कैसे। अब मैं चाहता हूँ जब क्लिक हो ना तो एक फंक्शन कॉल हो, क्या करे, ऐड टू नंबर, और ये फंक्शन कॉल हो। अब ये फंक्शन हमने लिखना कहाँ है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में लिखना है। ठीक है, मैं कहता हूं कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो, ये वाला, और इसके अंदर जो कोड लिखेंगे वही होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लिखते हैं console.log और इसमें लिखते हैं वाओ यू क्लिक मी। ठीक है, और इसको मैं अपनी वेबसाइट को जरा जाए करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम कंसोल के अंदर राइट कर रहे हैं। तो कंसोल में देखते हैं कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। कंसोल में गए, क्लिक किया, ये कंसोल के अंदर राइट हो रहा है और फिर जा रहा है। शायद कोई इशू आ रहा है उसमें, some message have been moved to the issue। देखिए मैसेज आ रहा है, स्क्रिप्ट का टैग नहीं डिव की वजह से तो नहीं आता। सर जी, वो स्क्रिप्ट का आपने टैग बाद में नहीं लिखा, फंक्शन बाद में सर स्क्रिप्ट का टैग फंक्शन ऊपर कॉल हो रहा है। वो नहीं इशू, फंक्शन ऊपर कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो जाता है। पहले तो ऐसे नहीं हुआ था ना, आपने अभी तो बताया। वो जावास्क्रिप्ट के अंदर था ना। चलो देख लेते हैं, शायद ये इशू नहीं हो, मुझे भी यही लग रहा है। वो इशू नहीं है, उसकी वजह बताता हूँ कि वो इशू क्यों नहीं है, वो भी बताता हूँ। क्योंकि फंक्शन अब खुद कॉल नहीं हो रहा ना, ऑटोमेटिक कॉल नहीं हो रहा, हम खुद कर रहे हैं। तो उस वक्त पूरा लोड हो चुका होगा ना, जब हम हमें क्लिक करना पड़ेगा तब तक तो डॉक्यूमेंट पूरा लोड हो चुका होगा ना, ये वाला भी लोड हो चुका होगा। तब तो हमने खुद लिखा हुआ था कि वो कॉल हो रहा था ऑटोमेटिकली। अब हम क्लिक के ऊपर कॉल कर रहे हैं ना।
आप समझने की कोशिश। अब अगर मैं आप इसको इधर डायरेक्ट कॉल करूँ ना, इधर इधर जावास्क्रिप्ट का टैग लगा के कॉल करूँ, फिर वो इशू आएगा। उसकी रीजन ये है कि फिर तो वो डायरेक्ट कॉल हो रहा है ना, ये डायरेक्ट कॉल हो रहा है, हम इसको खुद तो नहीं कर रहे। खुद क्यों? अब खुद जब करेंगे तो कब करेंगे? जब पूरा HTML का डॉक्यूमेंट लोड हो चुका होगा तब कॉल करेंगे ना। और इस केस में तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है, अभी तक तो आगे लोड ही नहीं हुआ, वो इशू है। लेकिन ये इशू किसी और वजह से आ रहा है, बट डोंट वरी, इसको थोड़ा इधर करके चेक कर लेते हैं। इवेंट को ऐसे इशू होता तो नहीं है ये बटन के ऊपर। लेकिन वो मैसेज आके ना आपको डिसअपीयर हो रहा है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। यस सर। इतना ठीक है, बस इतनी समझ आ गई ना, अब ठीक है। अब हम ना इसको, इसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ना, अब ना इसमें ना 3 चीजें होती हैं। जब भी हमने किसी HTML के एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML, अगर हम किसी HTML के, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML, वाओ यू क्लिक्ड। जब भी हम किसी, ये जो होते हैं ना, ये टैग्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ये H1 एलिमेंट है, div भी एलिमेंट है, जितनी भी है, फॉर्म, बटन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। जब भी हमें जावास्क्रिप्ट में किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो आईडी के जरिए, ठीक है, हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट भाई एलिमेंट को गेट करो आईडी के जरिए। और किस आईडी के जरिए? जिसकी आईडी ये वाली है, ये वाली है। मैं कहता हूँ जिसकी आईडी माई आउटपुट है, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट भाई साहब उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी माई आउटपुट है, ठीक है। यहाँ तक हम ये कह रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके इनर HTML के अंदर जाके ये लिख दो, ठीक है। जब भी मतलब है कि किसी के HTML को चेंज करना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे। हम पहले उस गेट करेंगे आईडी के जरिए, आईडी के जरिए भी गेट कर सकते हैं, क्लास के जरिए भी कर सकते हैं, टैग के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम किसके जरिए करते हैं? आईडी के जरिए, क्योंकि हम यूनिक फीचर है ना। तो हम क्या करेंगे? आईडी के जरिए उसको हमने गेट किया और हम उसके इनर HTML में ये एक चेंज ला रहे हैं। अब इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। जब मैंने क्लिक किया, ये क्यों डिसअपीयर हो रहा है? 1 मिनट, गेट CH लगा दे। सर ये दोबारा रीलोड तो नहीं हो जाता आपका पेज? लग रहा है रीलोड हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। एक मिनट, इसका रीनेम रीनेम कर देते हैं थोड़ा सा, शायद। एक मिनट यार, ये जो CSS जो हमने बूटस्ट्रैप लगाई है ना, ये हम किसी और सोर्स लेते हैं। मुझे इसमें इशू लगा। बूटस्ट्रैप CDN, ये हम किसी और सोर्स से लेते हैं। ये जो है बूटस्ट्रैप का अपना लेते हैं, जो ऑफिशियल है उनका। CDN यहाँ से लेते हैं। पहले भी यहीं से लिया यार, स्टैक पैथ को दे रहा है। ओहो, मुझे लगता है हमने हेड क्लोज नहीं किया यार। अच्छा किया वो है। अच्छा, एक चीज़ और भी भूले हुए हैं हम, टाइप भी नहीं दी हमने एक तो, वो भी तो बड़ी ज़रूरी होती है। HTML तो नहीं लगा पड़ा हमारा। ऐड टू नंबर्स ऑन क्लिक। ओके, गॉट द इशू।
असल में हमने ना फॉर्म का टैग लगाया हुआ था, फॉर्म का टैग। जब फॉर्म का टैग होता है ना, उसमें जब बटन था ना, वो हम क्लिक करते थे ना, तो वो बेसिकली फॉर्म का जो फीचर होता है ना, ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, सबमिट होता है और रीलोड रीलोड होता है कर पेज। देता है। ठीक है ना, तो वो इस वजह से रीलोड हो रहा था। हमने अब फॉर्म का वो हटाया तो वो देखिए इशू रिजॉल्व हो गया। अब मैं इसको जब दोबारा क्लिक करता हूँ वो हमारा जो था आ रहा है। और अगर हम उसी कंसोल वाली एग्जांपल को देखें ना, कंसोल वाली एग्जांपल को भी देखें, तो इसमें हम देखें कि आई एम क्लिकिंग, और इसको रिफ्रेश करें और जाएं अपने इसमें। जब मैं क्लिक करते जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये देखें बढ़ते जा रहे हैं, 4 5 दफ़ा क्लिक किया, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, ये हो गया। ठीक है ना, तो ये इस वजह से ना अब जो है हमारा वर्क कर रहा है। अच्छा, अभी हमने क्या सीखा है कि हम किस तरह एक बटन के ऊपर अभी हमने लगाया है ऑन क्लिक का इवेंट। अगर हम चाहते हैं ऑन माउस ओवर तो क्या होगा, रिफ्रेश किया, अब जैसे माउस में इसके ऊपर लेके आऊंगा ना, इवेंट कॉल हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक वही मैसेज आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा था। इसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ ऑन डीबी क्लिक, डबल क्लिक, अब जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तब वो ट्रिगर होगा, ऐसे नहीं होगा मैंने डबल क्लिक किया तब वो ट्रिगर हुआ है। यू कैन ट्राई इट ऑन योर लैपटॉप्स। ठीक है, इस तरह और भी इवेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑन की इवेंट, की डाउन, अब की डाउन तो इसके ऊपर लग नहीं सकता, लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें हाँ की भी मैंने लगा ली है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगी कि मैंने कैसे लगाया है। बट यहाँ पे आप जो इवेंट चेंज करते जाएंगे तो वो सारा हो सकता है। ठीक है ना, अभी हम दोबारा लगाते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, आप मल्टीपल फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अभी तो एक फंक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा फंक्शन कॉल करना चाहते हैं तो आप क्या लगाएंगे, इसके एंड पे सेमीकोलन और स्पेस दे के दूसरा फंक्शन, स्पेस दे के तीसरा फंक्शन। आप एक ही इवेंट के ऊपर जितने फंक्शन कॉल करना चाहें कर सकते हैं जो आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई सर है ये बात? जो आप सर आपने ये जो लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट लाइन बाय आईडी, सर इस तरह की कोई और स्टेटमेंट्स भी यूज हो सकती हैं यहाँ पे? हाँ है, इस तरह है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास है। क्लास है यानी कि फिर हम क्लास की बेस पे अब जरा देखते हैं क्लास। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि जिसकी क्लास जो है, अब कोई क्लास इधर दी हुई है हमने, फॉर एग्जांपल हम इसकी क्लास दे देते हैं एक्स एक्स। ठीक है, और इसकी भी क्लास दे देते हैं एक्स एक्स। अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करूंगा तो डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास सी कैपिटल। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो एक मिनट यार, इसको क्यों नहीं हो रहा सर क्लास का नेम नहीं लिखा आपने इधर। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वही होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट के साथ एसपी आना था शायद। तो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, मुझे लगता है क्लास नेम, हाँ क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम। तो स्टिल इशू आ रहा है। तेरा एसपी आना था। बट इसका तरीका ये है, पता नहीं, डोंट नो क्या इशू आ रहा है, देखना पड़ेगा इसको। टेस्ट अच्छा, एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास लिख सकते हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख सकते हैं, और इसके अलावा डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग लिख सकते हैं। ये 3 वर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आप खुद इसको देख लीजिएगा उसको कैसे करना है। मे बी मेरी साइड में कोई एरर आ रहा है। अच्छा जी, वापस आते हैं अपनी तरफ। इवेंट्स का समझ आ गई। ये इवेंट जरूरी नहीं है कि आप बटन के ऊपर लगाएं। अगर मैं इसको लगाता हूँ इसके ऊपर,
ये इस फील्ड के ऊपर, ठीक है ना, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा ना, किस पे लगाया मैंने, टाइप, क्लिक ऑन और बाय आईडी। तो जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो वो इवेंट ट्रिगर हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं ये इवेंट किसी और पे कॉल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे कॉल करता हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैंने इस H3 के ऊपर लगाना है, ठीक है, तो जब मैं H3 के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो वो इवेंट जो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसको बटन के ऊपर ही लगा सकते हैं, हम किसी भी अपने HTML के टैग के ऊपर इसको लगा सकते हैं। यहां तक समझ आ गई है? यस सर। ओके, अब हमने करना क्या था, हमने सम करना था, अपने यहाँ से जो वैल्यूज आनी थी ना दो को सम करके यहाँ पे डिस्प्ले करना था। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आईडीज देंगे। क्या करेंगे, इन इनपुट्स को क्या देंगे, आईडीज, ताकि हम इनको कॉल कर सकें जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसको मैं देता हूँ वैल्यू 1 और इसको मैं देता हूँ वैल्यू 2, ठीक है। इनको आईडीज मैंने दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे दूंगा वैल्यू 1 डॉट वैल्यू। जब हम डॉट वैल्यू लिखते हैं ना, जब हम लिखते हैं डॉट इनर HTML, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ उसको वैल्यू यहाँ पे कुछ देते हैं इनर HTML को, तो वो बेसिकली क्या करता है, HTML के अंदर वो रीड या राइट करता है। यानी जब हमने रीड करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, डॉट इनर HTML, और इधर हम एक वेरिएबल बना देते हैं x। तो ये क्या करता है, उस टैग से HTML को रीड करके x में स्टोर कर देता है। और जब हम उसके कंटेंट को चेंज करना होता है तो हम लिखते हैं डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमने फॉर्म की वैल्यू लेनी हो तो हम क्या लिखते हैं, वैल्यू, ठीक है, और हम इसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे v1 में, ठीक है ना। इस तरह v2 वेरिएबल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और दूसरी की आईडी क्या थी, वैल्यू 2 डॉट वैल्यू, ठीक है। अब हमने एक और वेरिएबल बनाया। अब हम करते हैं सम। सम इसमें होगा या नहीं होगा, और हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम चाहते हैं कि सम आउटपुट आए, ठीक है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू सम। जरा देखो ना, हमने पहले हमने इससे डेटा रीड किया, इसमें से जो वैल्यू थी वो रीड की और वेरिएबल v1 में स्टोर की। फिर हमने इससे वैल्यू रीड की आईडी की बेस के ऊपर और v2 में स्टोर की। हमने सम करके वेरिएबल में स्टोर किया, और हम कर रहे हैं अब इसके ऊपर राइट इनर HTML के जरिए। रिफ्रेश करते हैं सर ये तो जब हम क्लिक भी करते हैं तो जैसे आपने कहा था कि वो रीलोड हो जाता है फॉर्म, तो वो फिर वैल्यूज कैसे ले रहा है? नहीं, रीलोड नहीं होता, रीलोड नहीं होता। अब वो रीलोड नहीं होता जब हम फॉर्म, तो रीलोड वाला मैंने मसला हल कर दिया ना, फॉर्म वाला, ये फॉर्म वाला रीलोड वाला मसला हल कर दिया मैंने। ओके सर। फॉर्म वाले टैग रिमूव कर दिए वो, और फॉर्म सबमिशन का और है वो पे हम नेक्स्ट जो बैकएंड पे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे। लेकिन सर अच्छा सही, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 44, यहाँ पे लिखता हूँ 22। कोई मुझे बता सकता है क्या आउटपुट आएगा इसका? 44 और 22 कितने होते हैं? 66। सर अभी आउटपुट इधर नजर आएगा नहीं हमें? आएगा ना, मैंने यहाँ पे लिखा जो है, नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि मैंने इस वाले H3 को आईडी से गेट किया और उसमें इनर HTML कर दिया सम को। जो सम आया होगा हम उसको क्या कर देंगे, इनर HTML में स्टोर कर देंगे। आउटपुट आएगा लेकिन गलत आएगा, उसने सम नहीं किया, उसने 44 और 22 को क्या कर दिया है, कॉन्कैटिनेट कर दिया। ये देखें सम नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम वैल्यू करते हैं ना तो वो आती है स्ट्रिंग की सूरत में। किस सूरत में आती है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो होती है वो प्लस नहीं होती, वो क्या होती है, कॉन्कैटिनेट, यानी एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के एंड, यानी एक स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही है ना और दूसरी यहाँ पे देखो उसके आगे यहाँ पे जोड़ रही है, ठीक है ना। तो अब ये मसला कैसे हॉल्व होगा, इसको पहले हम करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट, ठीक है। var v int, मैं इसको वेरिएबल का नाम देता हूँ vi,
मतलब v1i कर देते हैं इसका नाम। इसको होता है पार्स इंट, मतलब इसको इंट में क्या कर दो, v1 को कन्वर्ट कर दो, क्योंकि v1 आ रहा है उधर से स्ट्रिंग में। इस तरह v2i पार्स इंट, ये बिल्ट इन फंक्शन है। फ्लोट में करना हो तो लिखेंगे पार्स फ्लोट। अब हम v1 को नहीं करेंगे यहाँ पे, v2i को यहाँ पे प्लस करेंगे और v1i को यहाँ पे प्लस करेंगे। और अब जरा रिफ्रेश करके इसको चलाते हैं। अब हमारा सिंपल कैलकुलेटर बन गया है ये, ठीक है। अब इनको सम कर रहे हैं, जैसे कि मैं 50 कहता हूँ और इधर मैं 10 करता हूँ, ये 60 हो गया। मैं कहता हूँ 60 और 20, अभी एक ऑपरेशन का है। इस तरह पूरा कैलकुलेटर आप बना सकते हैं जिस तरह गूगल वालों ने ये बनाया हुआ है, ये वाला कैलकुलेटर, ठीक है। मैं कहता हूँ 55 और मैं कहता हूँ 25, तो ये अब रिजल्ट उसको ऐड कर रहे हैं। क्यों? मैंने पहले उनकी वैल्यूज को रीड किया, पहले इसकी वैल्यू को रीड किया, v1 में स्टोर किया, फिर इसकी वैल्यू को रीड किया, फिर v2 में स्टोर किया। क्योंकि वहां से जब वैल्यूज आती हैं तो वो स्ट्रिंग होती हैं। फिर मैंने पार्स इंट फंक्शन होता है, इसी तरह पार्स फ्लोट होता है, पार्स डबल होता है, उसकी मदद से मैंने इनको इंटीजर में कन्वर्ट किया। और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इनको सम करके एक वेरिएबल में स्टोर किया। और फिर हम उसी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से आउटपुट वाले h1 जो थी, आउटपुट वाली जो हेडिंग थी, उसके अंदर इनर HTML कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी हम काम कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आइए बच्चों? सर आपने कहा था कि जब हम वेरिएबल में कोई भी मतलब वैल्यू एंटर कराते हैं, जैसे हमने अब फ्लोट में लिखा तो वो फ्लोट में हो जाती है, इंट में लिखा तो इंट में हो जाती है। तो हमने अभी जब इंट में कराई तो उसको हमें इंट में दोबारा कन्वर्ट क्यों करना पड़ा? अच्छा, यहाँ से जो वैल्यू आती है ना, वो इंट में नहीं होती ना, वो बेसिकली होती है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्या है, ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है? सर ये तो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है ना, लेकिन नंबर तो दरम्यान में इंटीजर है। तो इससे जो वैल्यू आती है ना, वो बेसिकली इस तरह होती है, उसके साथ डबल कोट्स लगे होते हैं। तो इस वजह से ये इंट की बजाय क्या हो जाती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाती है इनकी। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? इतना सर ये इनर HTML का क्या मतलब होता है? इनर HTML हमने कहा था कि ना हमारे पास जो, जब भी हम किसी एलिमेंट को गेट करते हैं ना, जैसे हमने कहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके साथ जब हम इनर HTML लिखते हैं ना, तो इससे मुराद होता है कि हमने जिस एलिमेंट को गेट किया हुआ है उसका जो HTML का कंटेंट है, यानी कि जो हमने यहाँ पे आउटपुट लिखा है, कोई भी कंटेंट है, उसको हम अब एक्सेस कर, हमने उसको एक्सेस किया यहाँ पे और हमने उसके ऊपर नई वैल्यू राइट कर दी। इनर HTML में मुराद है कि इस एलिमेंट को गेट करो आईडी के जरिए और उसकी HTML के अंदर क्या कर दो, ये वाली वैल्यू राइट कर दो। जब भी हमने किसी एलिमेंट के अंदर ये करना होगा ना, यानी हम देखो ना, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये HTML का कोड है ना, H1 का है, ये देखो H3 है ये, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर अपडेट कर रहे हैं। जब भी हम कोई नया वैल्यू देते हैं तो हम इस पर अपडेट कर देते हैं, ये देखो। तो ये इनर HTML की मदद, यानी कि जब भी हमारे HTML के टैग के किसी HTML के डेटा को चेंज करना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनर HTML लगाएंगे। और साथ में मैं चाहता हूं, अब जरा इसको थोड़ा और इंटरेक्टिव करते हैं। अब मैं कहता हूं कि अगर जो सम हो ना वो ग्रेटर देन हो 0 के, और एल्स अगर क्या हो, अब मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूं। तो अगर ग्रेटर से इससे बड़ा हो तो वो ग्रीन है, अगर वो 0 से छोटा हो तो वो क्या है, क्या है, रेड है, ब्लू आ जाए, रेड आ जाए, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, उसी तरह बाय आईडी माई आउटपुट डॉट स्टाइल। जब हमने उसके CSS को चेंज करना हो, ठीक है, तो फिर हम क्या लिखते हैं, डॉट स्टाइल इन रेड, और इसको रिफ्रेश करते हैं और ये ग्रीन है। और अगर मैं लिखता हूं -666 तो ये रेड है। गॉट इट? जब अब जरा सुनना, मैं अब इसको ना सम अप करूंगा, सुनना, बड़ी मजे की समझ आ जाएगी। अच्छा, ये बात तो आपको समझ आएगी कि जब भी हमने किसी HTML के किसी एलिमेंट को, मतलब किसी टैग को सिलेक्ट करना होता है तो हम इस तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लिखते हैं उसकी आईडी। इसके बाद आप लिख सकते हैं स्टाइल
इसके बाद आप लिख सकते हैं इनर HTML या आप लिख सकते हैं वैल्यू। जब हम किसी फॉर्म की बात कर रहे होंगे ना, ये वाली, जब भी फॉर्म से वैल्यू लेनी होगी तो हम लिखेंगे डॉट वैल्यू। जब भी हमने HTML का चेंज करना होगा, जैसे जहां पे था तो हम लिखेंगे इनर HTML, और जब भी हमने उसके ऊपर CSS को चेंज करना होगा हम लिखेंगे डॉट स्टाइल, और आगे वही CSS जो आपने पढ़ा हुआ है। गॉट इट? सर एक क्वेश्चन सर है, ये इनर आपने वहाँ HTML का लिखा है, दोबारा समझा दीजिएगा। मैं बताता हूँ आपने वहाँ जी। लिखा क्वेश्चन है, क्या है? सर आपने वहाँ लिखा है, ये मैसेज भी आया हुआ कि आपने वो इनपुट टाइप टेक्स्ट दी है, उसका बता दें वो क्या है। किधर इनपुट टाइप टेक्स्ट? ये वाली, ये तो वो तो फीड बनाने के यस लिए सर। ना। अगर आप यहाँ पे डेट लिखेंगे ना, डेट लिखेंगे, ये कैलेंडर बन जाएगा। यस ये सर। देखो कैलेंडर बन। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना कलर, तो और ये अगर आपको नंबर्स कलर लिख वाला दे तो फिर हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा ना इंट में? शायद पॉसिबल। नंबर अगर दे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको रिमूव करके चेक कर लेते हैं। और लड़कियों, आप लोगों को भी कुछ समझ आ रही है या बिल्कुल ऐसे ही हो? जी सर बहुत यार मुश्किल शानदार। सर बहुत मुश्किल हो रही थी कल पिछले असाइनमेंट में जावास्क्रिप्ट की। थोड़ी बहुत सेंस बनी है अब कुछ? सर उस टाइम तो यस समझ ही सर, नहीं अब आ तो रही थी बन करना गई। क्या है। सर ये बात तो समझ आ रही है, लेकिन अगर मैंने ये पूछना था आपसे कि अभी तो हम नंबर्स को सम कर रहे हैं ना, अगर बेटा एक मिनट, सॉरी फॉर यूर वो ये देखिए ना, अभी भी वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, अब नंबर लिखने से भी नहीं हो रहा। ठीक है ना, वो कंकेटिनेट ही हो रहा है। वो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है असल में ना, तो कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा, नंबर लिखो सर या जो भी लिखो। अच्छा एक मिनट, पहले वो सर जो है ना लैबा का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आशिर आपकी तरफ आता हूँ। जी लैबा, क्या कह रही है आप? सर मैंने ये पूछना था कि जब हम ऑन क्लिक का फंक्शन डालते हैं, तो जब फॉर एग्जांपल अगर ऑन क्लिक के फंक्शन में कोई अलर्ट मैसेज हमें शो करना होता है, तो सर हम ये वाले लिए पॉसिबल है कि हम अलर्ट मैसेज में कि उस किसी वेबसाइट का लिंक शो करते हैं उससे? हाँ कर सकते हैं। ये देखो, मैं चाहता हूँ कि जब अगर 0 से छोटा हो ना नंबर तो अलर्ट आ जाए। ये यहाँ पे मैं इसको अलर्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ कमिट। ठीक है, अलर्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ www.google.com check your problem on this। ठीक है, अब मैं कोई वैल्यू एंटर कराता हूँ। अब इसको बेशक रिमूव कर देते हैं, ये बुरा बुरा लग रहा है। अच्छा, मैं कहता हूँ 55 और -100, तो ये देखें अलर्ट आ गई है। पर सर इस लिंक को क्लिक करने से हम इस पेज पे नहीं पहुंचेंगे ना, हमें इस लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, तो आपने पेज पे पहुंचना है जी, अगर फॉर अलर्ट एग्जांपल के इस बगैर। लिंक को यहाँ पे क्लिक करूं आपको और मैं डायरेक्ट डायरेक्ट पेज पे पहुंच ऑफ सोल्यूशन भी तो है ना जावास्क्रिप्ट के जरिए। आप एक मिनट, हाउ टू जावास्क्रिप्ट, तो उसके फिर आप रीडायरेक्ट का ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल कर लें। ये वाला फंक्शन है। ठीक है, मैं कहता हूँ जब वैल्यू छोटी हो तो डायरेक्ट आपको W3 स्कूल पे ले जाए या google.com पे ले जाए, डायरेक्ट ले जाए ना आप उसको। लाइक अब यहाँ पे मैं इसको 55 -200 क्लिक किया तो ये गूगल पे ले आया मुझे। सर इस तरह तो यूजर को समझ ही नहीं आएगी कि उसके साथ हुआ क्या। वो तो वैसे उसको है ना, कुछ वो पता तो तो आपकी चल। मर्जी है ना। वो तो मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा था, उन्होंने जो क्वेश्चन किया है। जी इस तरह आखिर आप तो बताएं, आप ऐसी वेबसाइट बनाए। मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसी वेबसाइट बनाए कि जैसे वो माउस नजदीक लेके आए ना बटन की, तो बटन थोड़ा दूर हो जाए, वो क्लिक ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी तो हो सकता है ना। सर सर जी जी, सर वो मैं पूछ रहा था कि अगर जब हम वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं तो वहाँ डायरेक्टली वो नहीं कर सकते कन्वर्ट स्ट्रिंग से इंट में? डायरेक्ट हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है, और यहाँ से यहाँ पे भी हो सकता है डायरेक्ट, ऐसे भी हो सकता है। वो तो फिर हम कोड को थोड़ा सिंपल लिख रहे थे ना, अब आपको समझ कैसे आएगी इसकी मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये काम कहीं भी हो सकता है, वो इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जैसे इसके ऊपर माउस आए ना, ऐसे ही
जैसे माउस आया ना तो ये खुद इसका कलर चेंज हो जाए। बनाए इसको। यस सर, होवर से होगा ना ये? हाँ ना होवर से नहीं करना, हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं ना, होवर से भी हो जाता है। हम लिखते हैं फंक्शन, चलो हम लिखते हैं, हम इससे कहते हैं कि जब इसके ऊपर आए ना माउस आए तो क्या हो, इसका टेक्स्ट चेंज हो जाए, इसका माउस ये डिसेबल हो जाए, मतलब क्लिक ना कर सके इसको। तो मेक योर बटन डिसेबल, एक फंक्शन मैं बनाता हूँ इसको, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बट, और इस बटन की आईडी क्या है, बटन की आईडी हमने नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसको आईडी दे देते हैं ताकि इसको हम डिसेबल कर सकें आईडी की बेस पे। बीटी यानी BTN डबल कर देते हैं, और डॉट डिसेबल, उम्मीद है हो जाएगा बट आई एम नॉट श्योर 100%। जब हम इसके ऊपर माउस लेके आए, मैंने कहा जब हम ऑन माउस ओवर तो ये डिसेबल हो जाए, तो नहीं, एक मिनट, डिसेबल इज इक्वल ट्रू करना पड़ेगा शायद। डिसेबल, सर ये हमारी सिंपल इंग्लिश समझ लेगा? ये डिसेबल नहीं, सिंपल इंग्लिश तो नहीं है। ये देखिए डिसेबल हो गया, जैसे अनेबल, अगर इस पे हम अनेबल लिखें तो अनेबल हो जाएगा? नहीं, फॉल्स इसको करना पड़ेगा। अनेबल नहीं है, इसके कुछ अपने फीचर्स हैं। अभी हमने ज्यादा फीचर्स नहीं देखने, हमें बस ये पता होना हमें इनर HTML कैसे करना है, स्टाइल कैसे करना है, और वैल्यू कैसे लेनी है। ये फॉर्म से वैल्यू लेने के इनर लिए HTML का जरा समझा दिएगा। इनर HTML ये काम करता है कि जब हम कोई एलिमेंट को आईडी के जरिए सिलेक्ट करते हैं, जब इनर HTML लिखते हैं ना, तो हम उसके अंदर अपना जो नया टेक्स्ट होता है या नया HTML का कोड होता है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो H3 है ना, H3 के अंदर एक इमेज लग जाए, इवन कि मैं यहाँ पे अपनी इमेज लगा के भी भेज सकता हूँ उसको, यानी कि मैं उस अंदर वाले ये जो टैग है ना जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, इसके अंदर मजीद अगर मैं HTML का कोड एम्बेड करना चाहता हूँ तो वो इस तरह होता है। तो अगर मैं सिंपल कोई वेरिएबल नेम या कोई सिंपल नंबर भेजूंगा तो वही एम्बेड हो जाएगा ना, यानी कि आप सम क्या होगा इसके अंदर जाके राइट हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा इसके अंदर, अपेंड जिसको हम कहते हैं। कुछ समझ आई है? आप इतना फॉर्म सर बना जो लेंगे, हमारी कैलकुलेटर बना सर जो लेंगे, हमारी इतना प्लस माइनस। सर जो हमारी असाइनमेंट थी जिसमें मैम माइदा ने कहा था कि अगर हमारा कोई भी एक मतलब जो है इनपुट टाइप, मतलब जैसे बॉक्स है वो फिल ना हो तो वो टॉप अप मैसेज शो कर दे, सबमिट क्लिक करने पे जैसे वो जाए ना तो उसको मैसेज शो करे अलर्ट कि भाई आपका बॉक्स नहीं फिल। तो सर वो कैसे करेगा? ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि जब हम ये खाली हो और हम इसको क्लिक करें ना तो इसको इधर आउटपुट की बजाय वो अभी बताया कि इसको फिल अप करो। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इफ v1 डॉट v1 जो है वो इसकी इक्वल है खाली, खाली है, अलर्ट प्लीज फिल यूर v1, ठीक है, रिटर्न। और ये देखो, पर हमने चेक किया कि अगर v1 के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो ये कर दो। अगर इसमें है तो ठीक है, अगर इसको मिटाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो वो कहता है प्लीज फिल v1, ठीक है। अब बजाय इसके कि हम पॉपअप डिस्प्ले कराएं, हम इसके नीचे छोटा सा करके डिस्प्ले कर सकते हैं, इसके अंदर नीचे एरर आ रहा हो रेड कलर का, इसके नीचे ये आपका एम्प्टी है प्लीज फिल दिस, वो भी हो सकता है, वो हम देखेंगे ना बाद में, आपको असाइनमेंट भी तो देनी है। अब जरा असाइनमेंट नोट करें सारे बच्चे। सर लेकिन जैसे हमारा जैसे बड़ा फॉर्म है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, डेट्स हैं और वगैरह वगैरह, तो ये तो सिंपल इसमें लग गया ना कि इनपुट टाइप टेक्स्ट जो थी उसमें, तो वो बाकियों में तो बड़ा मसला हो रहा है फॉर्म में कि समझ ही नहीं लग रही कि उसको कैसे अलर्ट शो करें। मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये होगा, फिर ये इसके साथ हम एक छोटी सी लगाते हैं पैराग्राफ, अलर्ट शो नहीं कराते होते उसमें फिर, ठीक है ना। आईडी मैसेज
वैल्यू 1, ठीक है। और इसका कलर कहते हैं स्टाइल कलर रेड। अभी मैंने एक मैसेज वैल्यू 1 के नाम से एक पैराग्राफ बनाया। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू जो है ना v1 खाली है, इफ़ v1 इक्वल टू है खाली के, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको आईडी के जरिए गेट करो और डॉट वैल्यू डॉट इनर एचटीएमएल उसके अंदर लिख दो प्लीज फिल अप दिस फील्ड, ठीक है। और एल्स उसको क्या कर दो, खाली कर दो। अगर फील्ड है ऑलरेडी तो उसको फिर खाली कर दो। फिर ये अब इस और तरह ये इसके चलेगा। बजाय अगर हम रिक्वायर्ड का टैग लगा दें, नहीं वो रिक्वायर्ड का भी वो भी है, वो फॉर्म लगाना पड़ेगा, वो भी इशू एक उसका भी इशू है एक। असल में ना ये ना अभी तो हम इतना औखे हो रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें प्लीज फिल अप दिस फील्ड, ठीक है। और हम बेशक इसको डिसेबल कर दें तब तक बटन को, जब तक ये फिल अप ना हो, वो भी हो सकता है ना। जे क्यूरी आगे हम पढ़ेंगे, जे क्यूरी के अंदर ये सारा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। हमें वैलिडेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देता है जे क्यूरी। सर ये जरा दोबारा बता दें, वो इंटरनेट चला गया था। जैसे कि हमने ना एक पैराग्राफ का ये टैग लगाया और उसको एक आईडी दे दी, ठीक है। और हम कहेंगे कि जब भी इसमें कोई एरर होगा ना तो हम इस पैराग्राफ में डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है ना। अभी हमने इस पैराग्राफ को खाली रखा हुआ है, तो हमने इसको हम कह रहे हैं कि जब भी v1 के अंदर वैल्यू ना हो, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि उस पैराग्राफ को एलिमेंट आईडी के जरिए गेट करो और उसके अंदर ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर दो। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो उसको क्या कर दो, खाली कर दो। बस इतना सा काम ये है। ठीक अब है इसको सर, अगर ये मैं चेक बॉक्स इसका कैसे गेट करें, ये वो क्लिक है या नहीं है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर जी एक चेक बॉक्स की शायद वैल्यू को कैसे? वो भी करेंगे यार, थोड़ा सा 1 मिनट आप थोड़ा हौसले से सारे चले ना। दो बच्चे बोल रहे हैं, तजम्मल एंड शानदा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बहुत कम आ रही है, ठीक है। बोले मैं ट्राई करता हूँ सुनने की। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो। आप हैंड फ्री निकाल के बात करो, बिल्कुल आएगी। हैंड फ्री निकाल लो बेटा, अगर लगाया हुआ है तो लगा लो, फिर आवाज आएगी आपकी। हाँ जी हाँ जी आ रही है। मैं पूछ रही हूँ, अगर इसी तरह हमने वैलिडेशन रेडियो बटन पे लगानी हो तो वो कैसे होगा? रेडियो बटन पे लगानी हो, उसका फिर फीचर होता है सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड का। उसका मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। मैं आपको इधर से कोड में बता देता हूँ। कि वो सिलेक्टेड है या नहीं है। जी, यानी कि अगर जैसे जेंडर सेलेक्ट का था, तो अगर वो यूजर नहीं करता तो उस पे आए नोटिफिकेशन। अच्छा से रेडियो बटन, चलो पहले रेडियो बटन बनाते हैं, फिर उसको सिलेक्ट भी करा देते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं।
ये मेल और फीमेल की 2 आईडी दे दी मैंने। यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं छोटा सा, फंक्शन चेक जेंडर, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेल डॉट इज सेलेक्टेड। मैं इसका फीचर देख लूँ कि सिलेक्टेड ही होता है ना, इसका चेक्ड होता है, चेक्ड। जरा इसको चेक करके चेक करते हैं कि इसमें आउटपुट में क्या देता है हमें। अब उसको जब अनचेक करते हैं तो क्या होता है, चेक पे क्या होता है। मेल को चेक किया मैंने, क्लिक किया तो कुछ नहीं आया, अनचेक पे फंक्शन कॉल ही नहीं किया हमने। चेक जेंडर हम करते हैं, इसके साथ ही कॉल कर लेते हैं। फॉल्स दे रहा है, और जब इसको हम चेक करते हैं तो ये ट्रू दे रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल आसान हो गया काम। अब हमने देखना है कि वी आर बी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, और मेल वाला हम जो है फीमेल डॉट चेक्ड, ठीक है। और हम कहेंगे इफ ए इज इक्वल टू फॉल्स एंड बी इज इक्वल टू फॉल्स, तो एक मैसेज डिस्प्ले कर दो। और मैसेज कहाँ पे हो, इसके नीचे हो फौरन, यानी कि हम पैराग्राफ एक बना लेते हैं छोटा सा, मैसेज जेंडर के नाम से। और इसको हम कलर भी दे देते हैं, स्टाइल कलर रेड हो, क्योंकि वो वार्निंग एरर होता है ना। और हम कहेंगे कि डॉक्यूमेंट ये जस्ट फॉर शानदार है, किसी को अगर समझ नहीं आ रही उसको ओके, उसको शायद समझ आ रही होगी। सर फॉल्स की स्पेलिंग ठीक कर लें सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू। डॉट इनर, सर फीमेल सर के यहाँ भी पे हम गलत हुए। और सर यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट में और नहीं यूज करेंगे, यानी क्योंकि दोनों में से कोई एक अगर खाली हो, इससे तो ये होगा ना कि दोनों ही फील्ड हो। ठीक है, कंडीशन चेंज कर लेते हैं। देख लो, मुझे नहीं पता कंडीशन गलत है या ठीक है। सर ये रिक्वायर्ड यूज कर दोनों में सकते से हैं? दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए ना, दोनों फॉल्स एंड ठीक था ना, दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए। देखो नॉट सिलेक्टेड कार है, अब मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये एरर मुक गया ना। मैंने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई थी कि अगर दोनों मतलब सिलेक्ट ना हो, ये भी सिलेक्ट ना हो और ये भी सिलेक्ट ना हो, तो नॉट सिलेक्टेड का एरर आए, अदरवाइज क्या हो, खाली हो जाए, ठीक है कोई एरर ना आए। ठीक है। शानदार, समझ आइए। जी सर, आ गई है। ओके, शुक्र है। अच्छा जी, अब आप अपना टास्क सुने सारे बच्चे। सर हम रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं इसके इतने लंबी स्टेटमेंट के बजाय सिर्फ रिक्वायर्ड? सिर्फ रिक्वायर्ड Yes, यूज sir. कर सकते हैं, रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये तो वैसे जावास्क्रिप्ट के जरिए वैलिडेशन हैंडलिंग सिखा रहा था ना। देखो ना बेटा, रिक्वायर्ड सारे मसले हल नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे वैल्यू को वैलिडेट करने, आप चाहते हैं कि वैल्यू 1 से 100 के दरमियान हो। अब रिक्वायर्ड वाली ये चीज तो नहीं कवर कर सकती ना। मैं कहता हूँ कि जब सर भी मैं पैटर्न इसके उसके अंदर लिए ना, हाँ जी, सर उसके लिए पैटर्न उसके लिए यूज कर सकते हैं एक्स के लिए। हाँ वो रिजेक्ट्स होते हैं, वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं वो यूज होते हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। रिक्वायरमेंट तो अब ये होगा कि खाली है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि इसकी रेंज है, आप उसके दरमियान वैल्यू अगर ना हो तो आपको इधर एक पॉपअप आ जाए, एक एरर आ जाए कि आपका गलत है, वो आउटपुट गलत है। तो इस तरह ये काम होता है। सर चेक बॉक्स के लिए, वैलिड बटन के लिए कह रहा था।
सॉरी किसके लिए? रेडियो बटन के लिए कह रहा था। रेडियो बटन के लिए तो सिर्फ वो चेक होना या ना होना लाजमी है ना, वैल्यूज का हाँ तो वो नहीं। भी है, वो तो वैसे मैंने मतलब एक आपको शानदार ने क्वेश्चन किए तो मैंने कहा कि चलो इस तरह उनको बता देते हैं। सर मैं पूछ रहा था आपसे। नहीं आप पूछ रहे हैं कि आप रिक्वायर्ड लगता है, इस पे भी लगता है, रिक्वायर्ड में लगा के ओके दिखा सर। देता हूँ आपको, रिक्वायर्ड लगता है। ओके सर, थैंक यू। सर एक मसला ना ये कॉलम्स वाला भी ठीक करते हैं, ये समझ नहीं आती है जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना वो फार्म का टैग हमने मिस किया तो वो रिक्वायर्ड वाला शायद अभी काम ना करे इसके ऊपर। वो फार्म का टैग हमने रिमूव कर दिया था ना, क्योंकि वो रिफ्रेश करा रहा था, हमें रिफ्रेश नहीं चाहिए था। ओके सर। सर अगर ईमेल का करें, ईमेल की वैलिडेशन चेक करेंगे उसमें @ का सिंबल है कि नहीं, वो फिर ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा ना, वो नेट से सर्च कर लेना जावास्क्रिप्ट ईमेल वैलिडेशन, बस सिंपल देखते जाओ, रिजेक्ट देखते जाओ उनके, बस सिंपल है। ठीक है। ये आपको कोड मिल गया, बस आपको बेसिक्स आनी चाहिए ना। ये अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, इतना बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे याद होगा, तो नेट से उठाना पड़ेगा ना, और फायदा नहीं है याद करने का। क्यों, जब एक चीज़ पढ़ी है तो क्यों याद करे। ये वाली कंडीशन है ईमेल वैलिडेट वाली, ठीक है। अब आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी तो आप यहाँ पे अपना मैसेज लिख सकते हैं, आप अलर्ट की बजाय कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? जी सर। तो इस तरह। अच्छा, अब आप लोगों का पहले जावास्क्रिप्ट का कोई टास्क था इस वीक? अब तमाम बच्चों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर कैलकुलेटर बनाना है। अभी तो ये क्लिक मी का बटन था ना, उसमें बटन होंगे ऐड का, ठीक है, प्लस का बटन, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और मॉडुलस का, और इधर से 2 वैल्यूज लेंगे और जो बटन प्रेस करेंगे नीचे वो प्रॉपर आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, कोशिश करेंगे। सर वो पहले वाली असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर दें। वो मायदा मैम कर देंगी, मुझे नहीं पता उनका, लेकिन ये असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। फिर जो इश्यूज होंगे ना कल जो मेरी पीएफ की लैब है ना, उसमें फिर एंड पे हम 10-15 मिनट रख लेंगे और मैं आपको डिस्कस कर लेंगे। अगर आप आज ट्राई कर लेंगे तो देन यू कैन कम विद क्वेश्चंस। जी क्या कह रहे हैं? सर ये जो आपने कोड लिखा है ये तो भेज देना। क्यों मैं कोड भेज दिया तो फिर फायदा? सर भेज सर दीजिएगा। कुछ चीजें सिंटैक्स हमें नहीं ना पता चलता। अच्छा मैं भेज देता हूँ, भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। अच्छा और बताएं सर, डेडलाइन सर संडे की रख दें सर प्लीज। कोई मसला नहीं है, संडे की रख दी। और बताएं सर ये कॉलम वाला भी होता है, बता दें दोबारा। ना, अब मैंने कुछ नहीं बताना। क्या आप कह रही हैं आप? सर ये कॉलम, रो कॉलम, ग्रेड समझ नहीं आता बूटस्ट्रैप का? जी ओके, यहाँ पे हम एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और अच्छा ये बताएं कि आपको इसका तो पता होगा ना, ये क्या बला है। ये बेसिकली लिंक है, ऑनलाइन लिंक है आपकी बूटस्ट्रैप का, ठीक है ना। ये ऑनलाइन लिंक है बूटस्ट्रैप का। हमें बूटस्ट्रैप ताकि ऑफलाइन चूंकि वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। अच्छा, बूटस्ट्रैप का सबसे पहला रूल नंबर 1 ये है कि हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, और दूसरा रूल ये है कि हमने जो बूटस्ट्रैप की ये होती है ना, बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप के अंदर एक चीज होती है, वो ये वाला एक टैग होता है, ये वाला मेटा। ये 2 चीजें आपने लाजमी रखनी है, ये ऊपर रखना है, ये ऊपर मेटा टैग वाला, ये वाला। और यही तो असल चीज़ है जो आपकी वेबसाइट को ना डायनेमिक रिस्पॉन्सिव बनाती है।
और ये इसके बाद ये टैग होता है। अच्छा, अब फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सबसे पहला जो हमारे पास डिव है, डिव टैग का आपको पता है कि ये क्या होता है, डिवाइड कर देता है हमारी वेबसाइट को। एक उसकी जब हम डिव टैग लगाते हैं ना बच्चे, तो ये पूरी विड्थ ले लेता है और हाइट इसकी 0 होती है। और जब हम इस डिव के अंदर चीज़ें लिखते जाते हैं ना, उसकी हाइट उस हिसाब से एडजस्ट होती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो सबसे पहले ना हमारे पास 2 तरह के कंटेनर होते हैं बूटस्ट्रैप में। एक होता है कंटेनर, ठीक है, और इसको मैं ज़रा H1 को लिख के आपको बताता हूँ इनमें फ़र्क क्या होता है। हेलो, ठीक है, ये, और एक होता है कंटेनर फ्लूइड। ये कंटेनर फ्लूइड को जब हम इसको जूम आउट करेंगे तो ये अपना फुल विड्थ ही लेगा। ये देखिए फुल विड्थ ही लेगा, जूम आउट कर रहा हूँ। लेकिन जो कंटेनर होता है ना, ये आपकी वेबसाइट की जो पोर्शन को सेंट्रलाइज रखता है। ये देखिए सेंटर में मूव कर रही है, ठीक है। तो मोस्टली हम कंटेनर यूज करते हैं, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड। और एक कंटेनर जो होता है ना, यानी कि 2 तरह के कंटेनर होते हैं, फ्लूइड कंटेनर होता है और सिंपल कंटेनर। कंटेनर के अंदर कंटेनर नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीपल कंटेनर बाहर हो सकते हैं एक दूसरे से। यानी कि हम इसको मैं बना देता हूँ फ्लूइड, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, कंटेनर के अंदर कंटेनर नहीं आ सकता, बाहर इंडिपेंडेंट कंटेनर मल्टीपल हो सकते हैं एक पेज के अंदर। हेलो 2, ठीक है। ये देखें, वो सेंटर, ये सेंटर की तरफ जाएगा और ये हमेशा विड्थ की तरफ फुल रहेगा। अगर हम डिफरेंट वेबसाइट्स को देखें ना, जैसे कि अमेज़न की वेबसाइट है, आप ये बताएं ये क्या है, ये फ्लूइड लगा हुआ है या कंटेनर लगा हुआ है इस पे? शायद आप बताएं। फ्लूइड लगा हुआ है इस पे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो हमारी वेबसाइट होती है ना, इसमें बूटस्ट्रैप में, ये इसके सारा जो फोकस होता है ना, असल चीज़ बूटस्ट्रैप की जो है ना, वो ग्रिड है। अगर आपको ग्रिड की समझ आ गई है ना, इसके बाद आप जितने भी बाकी जो टैग्स हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल एक टेबल बनाना है, नेट से टेबल का कोड उठा लें। आपने फॉर्म डिज़ाइन करना है, नेट से उठा लें आप फॉर्म का कोड। लेकिन ग्रिड एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ग्रिड के लिए सबसे पहले जो हमारा आउटर टैग होता है ना, वो होता है, यानी कि सबसे जो पहली चीज़ बनाते हैं हम, वो बनाते हैं रो, ठीक है। रो, हमारी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल रोज हो सकती है, जैसे कि एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, चौथी रो ये है, ठीक है। रोज है। अब नज़र आपको नहीं आएंगी, बेशक नहीं आएंगी, क्योंकि ये इनका फीचर ये नज़र नहीं आती। ये इनका नज़र तब आती है जब इनमें कंटेंट जाता है। तो अगर मैं इसमें कंटेंट लिखूँ ना तो फिर आएंगी, लेकिन रोज के अंदर हम डायरेक्टली कंटेंट नहीं लिख सकते। रोज के अंदर हमें फिर क्या बनाने पड़ते हैं, कॉलम्स, ठीक है ना। रो के अंदर हमें क्या बनाने पड़ते हैं, कॉलम्स। तो कॉलम हम कितने बना सकते हैं, मैक्सिमम एक रो के अंदर 12 कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। डिव क्लास, और उसको बनाते हैं कॉल md मीडियम 12। ये इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई एम अ कॉलम। तो ये एक 12 साइज का कॉलम है। आप ये देखें ना, 12 साइज का कॉलम है। इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, एक साइज का भी हो सकता है, ठीक है। 2 का भी हो सकता है, ठीक है। 2 का होगा तो टोटल एक रो में कितने कॉलम बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि एक रो के अंदर मैक्सिमम 12 कॉलम हो सकते हैं। अगर एक एक का बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। अगर हम 2 4 के बनाते हैं तो तीसरा, यानी कि अगर हम 2 4 4 के बनाए तो बाकी हम 2 2 2 के बना सकते हैं, यानी कि हमारी मर्जी, इट्स टोटली अप टू अस। इवन के इस मैं एक 6 का बनाता हूँ ना कॉलम, इस 6 के अंदर फिर हम रो बना के फिर उस रो को 12 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मतलब इस लेवल तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं होते, ठीक है। एक 6 का ये बना दिया और एक 6 का एक और बना देते हैं, कॉलम कॉल md 6, और इसमें एक हेडिंग लिखते हैं आई एम सेकेंड कॉलम, और इसको कॉपी करके हम फर्स्ट में ले जाते हैं। अब 2 कॉलम है, ठीक है ना। टोटल कितने कॉलम है हमारी इस वेबसाइट में, 2। रो कितनी है, 1, ठीक है। अगर मैं 4 बाय समथिंग का बनाता हूँ, मैं 4 का बनाता हूँ ये, तो ये देखिए इस तरफ ये मूव हो जाएगा, ये इस तरफ मूव हो गया, क्योंकि ये 4 साइज का है। अब आपको समझ नजर तब आएगा जब अब इसके ना असल में ड्रॉ कर लेते हैं, इसका बॉर्डर करते हैं, तो आपको ज्यादा नजर आएगा। स्टाइल बॉर्डर
सेल्फ फॉलोड बैक। इसका आप साइज है ना, आप साइज से आपको नजर आएगा। असल में ये बॉर्डर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि कैसे इसका साइज कैसे है। ये देखिए ये 2 है। अगर अब इसको मैं करता हूँ 6 का साइज, ठीक है, इसको सेव करता हूँ और इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए दोनों एक बराबर हो गए। मैं कहता हूँ ये 2 साइज का है और ये भी 2 साइज का है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये बराबर हो गए, ठीक है ना। क्योंकि 2 का था तो फिर इसने हाइट इनकी अनलिमिटेड होती है। हमने सिर्फ किसको करना होता है एडजस्ट, विड्थ को। हमने, क्योंकि यही होता है ना, अब वेबसाइट्स की विड्थ ही तो असल चीज होती है जो स्क्रॉलिंग। ये देखिए विड्थ, विड्थ अगर ठीक है तो हाइट तो कंटेंट हिसाब से चेंज होती जाएगी, वो इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको 3-3 के हिसाब से बनाता हूँ। सर ये मीडियम लार्ज का क्या है? मीडियम लार्ज का क्या है? मीडियम लार्ज का बस ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो ये वाला कॉलम है ना, ये मीडियम डिवाइस के ऊपर 4 साइज का हो, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये मोबाइल के ऊपर जाए ना, कॉल 8 का हो। अब ये मोबाइल डिवाइस पे जाएगा ना, फिर ये पूरी स्पेस लेगा। ये मैं मोबाइल पे ले जाता हूँ इसको, ठीक है ना। ये इसलिए होते हैं ये। फिर आपको अभी इसकी इतनी ज़्यादा समझ नहीं है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप इसको प्रैक्टिकल किसी कम्प्लेक्स वेबसाइट में बना रहे होंगे और वो वेबसाइट आपके एडजस्ट नहीं हो रही होगी मोबाइल व्यू में, तो फिर समझ आएगी। अभी आप ये समझ लें कि सिर्फ हमने MD लिखना होता है, मीडियम। ये मोस्टली डिवाइस पे ये चल जाता है। जब आप थोड़ा प्रोफेशनल होगे तो सो यू विल कम अप विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स, देन यू विल गेट इट कि ये SM और ये बाकी चीज़ें किस तरह होती हैं, ठीक है ना। फिर तो रिस्पॉन्सिव बनाने का फिर क्या मतलब है? फिर अभी रिस्पॉन्सिव तो तभी बनेंगी ना, वो तभी बनेंगे ना जब हम लोग मोबाइल वगैरह के लिए भी ऐड करेंगे, अभी तो नहीं बनेंगी। लेकिन वो इस तरह होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं तो फिर हम उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है ना, वैसे नहीं जाते। अब मैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके 1 मिनट दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसको करें 2-2 का, नहीं आ रहा। वो प्रॉब्लम पहले क्रिएट करनी पड़ेगी फिर आपको समझा सकूंगा, लेकिन वो वैसे भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। 1 मिनट। सर ये जो कैलकुलेटर बनाना है इसमें सिर्फ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ही करना है सिर्फ? हाँ जी, हाँ जी। असल में वो प्रॉब्लम हुज़ैफा भी क्रिएट नहीं होगी। मैं ना इस पे दोबारा थोड़ी सी ना कभी इसका प्रॉपर वो बना के ना फिर आपको दिखाऊंगा कि इसका कैसे रिस्पॉन्सिव हो जाता है। जो हम MD लिखते हैं ना, सिर्फ आप समझ लें कि 80% रिस्पॉन्सिव इसी से हो जाता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जिसमें हमें खुद बताना पड़ता है कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, सुनना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला ब्लॉक है ना मेरे मोबाइल में एडजस्ट नहीं हो रहा, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि ब्लॉक मोबाइल में ये जाए ना, तो ये एडजस्ट उसको फिर करने के लिए फिर हमें उसको खुद वो बताना पड़ता है कि मोबाइल डिवाइस पे इसका साइज इतना हो। लेकिन मोस्टली ये मसला हल हो जाता है। ये जब आएगा तो फिर ही समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। ठीक है सर। अच्छा शानदार, हम ये बात कर रहे थे कि हम इस तरह ना अपनी वेबसाइट को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। उसका फायदा ये होता है कि हमारा जब भी हम एक रो बनाते हैं ना, तो रो के बाद हम किसी भी कॉलम में अपना डेटा लिख सकते हैं। अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो इसमें आप देखें ना, एक रो तो ये इसकी टॉप वाली है, इसका एक कॉलम ये है, और एक कॉलम के बाद उसने क्या कहा है, उसने एक कॉलम ये बनाया है। एक कॉलम फॉर एग्जाम्पल ये 2 का है और ये उसने बना दिया 10 का। अब 10 के कॉलम में उसने फिर शायद रो बनाई हो, ये एक रो होगी फॉर एग्जाम्पल ये उसने एक रो बनाई है, ठीक है, उसने फिर ये एक रो बनाई है, इस तरह। तो ये हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम एक कॉलम को बनाने के बाद, यानी कि हमारी वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो हमारी मेन वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल वो है, 1 मिनट, जैसे ये एक वेबसाइट है, आप देखिए ना ये दरमियान वाला ऐसे चेंज हो रहा है, ये ऐसे चेंज नहीं हो रहा। स्क्रॉल अप कर रहा हूँ या डाउन कर रहा हूँ तो बेसिकली ये वेबसाइट के अंदर मेनली 2 कॉलम है, एक कॉलम ये और एक ये है, और फिर ये जो बड़ा कॉलम है इसके अंदर फिर बहुत सारी रोज हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह काम होता है। ये अभी आप थोड़ा सा तो लाइक सर इसकी पोजीशन स्टिक वो की होगी ना, स्टिक की, या वो क्या कहते हैं? ये स्टिक नहीं की हुई, जरूरी नहीं है स्टिक की हुई हो, स्टिक हो सकती है, लेकिन ये ऑफ कोर्स 2 कॉलम्स तो है ना। यस सर वो तो है।
अभी मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ। ये एक रिश्ता नेक रिश्ता वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास जो ये है ना, ये अब मैंने इसको एक अलग कॉलम बनाया हो, एक अलग कॉलम है ये, और उसके अंदर ये जो है ना ये वाला, ये एक अलग कॉलम है, और इस कॉलम के अंदर फिर रोज है। ये जो जितने भी डेटा आपको नजर आ रहा है ना, ये रोज वाइज है, यानी कि इवन के फॉर्म को भी मैंने रो में डिवाइड किया हुआ है। एक रो ये बनाई हुई है, 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 इस तरह ये अलग वो है। तो ये इस तरह काम होता है। सर ये एनिमेटेड जो आपने बनाया है ये जावा से बनाया है क्या है? कौन सा एनिमेटेड? ये जो क्लिकिंग पे वो लार्ज हो रहे हैं, लार्ज कलर के साथ। हाँ ये ऑटोमेटिक था, ये फीचर होते हैं जहाँ jQuery के अंदर प्लगइन्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। सर वेबसाइट कौन सी बनाई है आपने? तो इस तरह ये है जो ऑल द काम इस तरह होता है। बेटा इस पे आप थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ा सा देखें डिफरेंट वेबसाइट्स को और उसको ऑब्जर्व किया करें कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। जब आपको एक्चुअल काम कर रहे होंगे ना, तो तब आपको लगेगा कि अब हमने इस रो बनानी है, ये कॉलम तो एकदम हाथ से गुजरेगा तो ही क्लियर ज़्यादा होगा। तो बस आप एक कैलकुलेटर बना के आपने मुझे दिखाना है, संडे तक की डेडलाइन है आपकी, और उसको बस ये कोड मैं आपको भेज देता हूँ। इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन है तो पहले मुझे बता दें। फिर अब मेरा गला जो है अब सूख गया है, एक तो मेरा गला ख़राब था, ऊपर से आपको इतना पूरी 2 घंटे की लेक्चर लेना मज़ीद ख़राब कर दिया है। सर लेक्चर अपलोड कर दीजिए। मैं अपलोड कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं भी कर दूँ, अदरवाइज 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा इंशाल्लाह। सर ओके कोड सर। भी भेजिएगा। जी कोड ही भेज देता हूँ। और कुछ मेहनत करें, शाबाश मेहनत करें। हम लोगों ने ना आप लोगों पे बहुत उम्मीदें लगाई हुई है, ठीक है ना। शाबाश मेहनत करें, घबराना नहीं है। तो कहते हैं क्या कहते हैं, घबराना नहीं है। सर वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी तो है ना, उनको भी तो लेके चलना है।